नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और बिल्कुल हम हो चुके हैं लाइव, क्योंकि घड़ी में बज चुके हैं बिल्कुल 7 और 7 बजे की इस शुभ घड़ी पे आज का हम क्लास में बहुत सारा एमसीक्यू करेंगे। और उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ, एडीओ की जो क्लासेस चल रही है, बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ नहीं पाए थे, पर यदि आप कंप्लीट पैकेज के साथ पढ़ना चाहते हैं जिसमें आपका सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज, सामान्य हिंदी 80% आपका दिया हुआ है। ठीक है, 80% का ऑफर के साथ आपको क्लासेस मिल जाएगी और मात्र 999 रुपये में आपको ये क्लासेस मिल जाएगा। इसके अलावा यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पे भी क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करूं आपके सीजी टेट का मतलब क्या हुआ, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 1 फरवरी 2026 को। तो बिल्कुल साध्य पीएससी एकेडमी में क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। पिछले बार हमारे बहुत सारे बच्चे सीजी टेट में यहाँ से अपना पेपर क्वालिफाई किए थे। तो बिल्कुल आप भी जुड़ सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के साथ। हमारी पूरी टीम तैयार है, साहू सर, मनीष सर, राकेश सर, नवीन सर, अजय सर, अविनाश सर, रीचा मैम, हेमा मैम, सारे के सारे लोग तैयार हैं। हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है। तो बिल्कुल आप जुड़िए साध्य पीएससी एकेडमी के साथ। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो सीजी टेट पेपर 1 की भी क्लासेस चल रही है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं प्रयोगशाला परिचारक, तो इसकी भी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, जिसके माध्यम से आप क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। अब बच्चे वेट कर रहे होंगे कि सर आज का वो ताबड़तोड़ और ख़तरनाक दिखने वाला एमसीक्यू क्या होने वाला है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल रोज़ हमारी क्लास 7 बजे होती है फिलहाल, जिसमें आप डेली जुड़ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने एमसीक्यू की ओर। तो हमारा एमसीक्यू किसके बारे में बात करता है, ठीक है, तो आज के एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं हम। आज का पहला प्रश्न जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, संविधान पांडुलिखन का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। पेपर में प्रश्न आपसे पूछा गया है, संविधान के पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। ऑप्शन ऑन द फ्रंट ऑफ यू, प्लीज रीड केयरफुली। ऑप्शन दिया हुआ है मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, ए के अय्यर और डी दिया है आपका जवाहरलाल नेहरू। चूँकि जब हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करते हैं और जब संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था और उसके बाद जब आपके अंतरिम मंत्रिमंडल की गठन की जा रही थी, अंतरिम मंत्रिमंडल कहने का मतलब जब अंग्रेज हमें आज़ाद कर रहे थे तो उस टाइम भारत को यहाँ के सिस्टम को समझाने के लिए अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, ताकि वो आगे की व्यवस्था को अच्छे से कर पाए, अच्छे से देख पाए। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। लोगों को लगता है कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कैसे इसका आंसर नहीं होगा। इस डर के मारे वो आंसर टिक नहीं कर पाते हैं। पर मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, तो जानकर आश्चर्य होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि आपके संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष के तौर पे नहीं, बल्कि 2 समिति कल मैंने बताया था, संघीय संविधान समिति और संघ की शक्ति समिति के आपके अध्यक्ष होते हैं। और आगे चल के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनेंगे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बिल्कुल मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं सबका आंसर सही आ रहा है, मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। आंसर क्या होगा, डी। अगला प्रश्न, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव के अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल हट के क्वेश्चन है, जो कि आपने आज तक देखा भी नहीं होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। ठीक है, अक्सर जितने भी बच्चे हैं उनको पता रहता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष के बारे में मुझे नहीं लगता कि आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे। अध्यक्ष कौन है, आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा इसमें और कितने सदस्य थे, तो याद रखना है आपके 6 सदस्य।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा यदि मैं बात करूं तो इसमें और कितने सदस्य थे आपके? 6 सदस्य थे, आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, किसके बारे में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में मैं बात करूं तो याद रखना है, ये बात है 29 अगस्त 1947। ठीक है, ये आपके नोटबुक में चाहो तो एक्स्ट्रा नोट कर सकते हो, आने वाले टाइम पे यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है। याद रखना है 29 अगस्त 1947 जब प्रारूप समिति का क्या किया गया था? गठन। तो बिल्कुल यदि पेपर को हार्ड करना हो गया आपके आने वाले एग्जाम में तो यहाँ से आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेवल कुछ नहीं बढ़ना है, केवल जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ना है आपको। तो 29 अगस्त 1947 आपको याद रखना है। इसके बाद अगला मैं बात करूं, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताओ बच्चों, ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए जल्दी से बताइए जिसका आंसर क्या होगा। चलिए, जैसा कि मैं बच्चों का आंसर देख पा रहा हूँ, कुछ बच्चों का आंसर सही भी आ रहा है और कुछ गलत। ठीक है, अगर यहाँ से हम नाम देखें, यहाँ से यदि हम नाम देखें कि आपके झंडा समिति, किसका? झंडा समिति। कुछ नहीं करना है, मैंने आपको एक तरीका बताया था और वो तरीका क्या है? तो कोई भी आदमी जब संचालन करेगा, क्या करेगा? संचालन करेगा। तो संचालन कैसे करता है? झंडा लेके। जब आप 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं तो वहाँ पर आप क्या करते हो? झंडा लेके स्टार्टिंग में चलते रहते हो कि नहीं? क्योंकि आप क्या करते रहते हो? संचालन। तो क्लास में मैंने ये तरीका आपको बताया भी था कि चाहे कहे आपकी झंडा समिति, चाहे कहे वो झंडा समिति, चाहे कहे संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं मैं जेबी कृपलानी के बारे में बात करूं तो ये उपाध्यक्ष से आपके मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक, याद रखना है मौलिक अधिकार प्लस अल्पसंख्यक। जेबी कृपलानी के बारे में याद रखना है मौलिक अधिकार प्लस अल्पसंख्यक उप समिति, नॉट अ समिति। ठीक है, याद रखना है उप समिति के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम बात करें तो ये कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति। ये प्रारूप समिति की स्थापना कब हुआ था? आज की क्लास में हमने देखा 29 अगस्त 1947 जब आपके प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा था। मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? ध्यान से पढ़िए और बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। चलिए,
चलिए, बिल्कुल जैसा कि मैं बच्चों का आंसर देख पा रहा हूँ, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया था। किसके बारे में बात कर रहे हैं? उद्देशिका, या इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रस्तावना। इसको पेश करने वाले कौन थे? तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे? पेश करने वाले थे। इन्होंने उद्देशिका को पेश कब किया था? तो याद रखना है ये बात है 13 दिसंबर 1946 की बात है, जब उद्देशिका या जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना, और इसको कहाँ के संविधान से लिया है पूछेगा तो याद रखना है यूएसए, या इसे ही हम क्या कहते हैं? अमेरिका। यूएसए, या इसे ही हम क्या कहते हैं? अमेरिका। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है भारत के संविधान में उद्देशिका, भारत के संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना को कब पेश किया गया था पूछेगा तो याद रखना है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये पेश किया गया था। इसके अलावा यूएसए के संविधान से लिया गया था। लेकिन पेपर में यदि प्रश्न पूछता है तो आपसे गलत हो सकता है। क्यों? उद्देशिका या प्रस्तावना को कहाँ से लिया है? अमेरिका से, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसकी भाषा को कहाँ के संविधान से लिया है? उद्देशिका या प्रस्तावना में जो भाषा आपने प्रयोग किया गया है, जो आपके द्वारा भाषा प्रयोग किया गया है, वह कहाँ से लिया गया है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है वह आपका लिया गया है। भाषा के बारे में याद रखना है ये भाषा आपका कहाँ से लिया गया है। तो याद रखना है चाहे वो बात करें उद्देशिका का, उसे ही हम कहते हैं प्रस्तावना, इसकी भाषा कहाँ से लिया गया है पूछेगा तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना या उद्देशिका की भाषा। तो पेपर में दो अलग अलग तरीके के प्रश्न बनेंगे। प्रस्तावना को कहाँ से लिया है पूछेगा तो याद रखना है अमेरिका के संविधान से। लेकिन प्रस्तावना में होने वाली भाषा का प्रयोग कहाँ से लिया गया है तो वो आपके लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये मैंने क्लास के दौरान आपको बताया भी था। वहीं मैं फ्रांस के बारे में बात करूँ तो फ्रांस से हमने क्या लिया है? लिखित संविधान का प्रावधान। अगर हमारा संविधान लिखित रूप में नहीं होता तो जो संविधान बनाने वाला था वो तो बना के चला गया, पर हमें पता कैसे चलता? ठीक है। वहीं हमने राज्यपाल का पद कहाँ के संविधान से लिया है? तो आप सबको पता है राज्यपाल का पद हमने कहाँ के संविधान से लिया है? तो याद रखना है कनाडा के संविधान से। पेपर में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना है राज्यपाल का पद आपका लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? धर्म, संसद, संविधान या आपका सर्वोच्च न्यायालय? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो याद रखना है आपका संविधान। क्यों? क्योंकि इसी के जरिए आपका सारा चीज़ में संशोधन होता है। ठीक है, तो संविधान के अंतर्गत ही सारी चीज़ आते हैं। धर्म सूत्रों और स्मृतियों को जाना जाता है। धर्म सूत्रों और स्मृतियों को जाना जाता है कर्मकांड व आराधना हेतु, सर्वसाधारण और शासकों के लिए नियम और विनिमय हेतु, कहानियाँ व उपदेशों के साधन हेतु, या आपके मनोरंजन हेतु। चलिए बताइए। धर्म सूत्रों और स्मृतियों को जाना जाता है कर्मकांड व आराधना हेतु, सर्वसाधारण और शासकों के लिए नियम और विनिमय हेतु, कहानियाँ व उपदेशों के साधन हेतु, और डी मनोरंजन हेतु। तो धर्म सूत्रों और स्मृतियों को जाना जाता है आपके सर्वसाधारण और शासकों के लिए नियम और विनिमय हेतु। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना है बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा बी। तो आंसर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन साहित्यों को
निम्नलिखित में से किन साहित्यों को उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद या मिलिंद पन्हो? चलिए बताइए, किन साहित्यों को उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है? निम्नलिखित में से किन किन साहित्य को उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है? पहला है आपका ब्राह्मण, दूसरा है आरण्यक, तीसरा है आपका उपनिषद और चौथा है आपका मिलिंद पिन्हो। किन किन साहित्यों को उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है? पहला दिया हुआ है आपका ब्राह्मण, दूसरा आपका दिया हुआ है आरण्यक, तीसरा आपका दिया हुआ है उपनिषद और चौथा आपका दिया हुआ है मिलिंद पिन्हो। क्या ये चारों होगा? तो याद रखना है, आपका मिलिंद पिन्हो नहीं होगा। उत्तर वैदिक साहित्यों के अंतर्गत शामिल आपका किया गया है ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों को। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा, 1, 2 और 3। उपनिषद की बात करूँ मैं तो उपनिषद की संख्या कितनी है आपका? 108। उपनिषद की संख्या कितनी है आपके? 108 है। एक उपनिषद है जिसका नाम है जबालोपनिषद। कौन सा है आपका? जबालोपनिषद। इस जबालोपनिषद में किसकी चर्चा की गई है? तो आपके 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जबालोपनिषद में आपके 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला क्या है आपका? ब्रह्मचर्य। पहला क्या है आपका? ब्रह्मचर्य। दूसरा आपका गृहस्थ, तीसरा आपका वानप्रस्थ और चौथा आपका सन्यास। चौथा आपका क्या हो जाएगा? सन्यास। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यदि पूछा जाएगा तो जबालोपनिषद के बारे में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है और बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। अगला, ऐतिहासिक अध्ययन की कितनी शाखाएं पुराणों की विषय वस्तु बनती है? चलिए आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर?